नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक एवं एकांकी की तीसरी इकाई से जगदीश चंद्र माथुर की प्रसिद्ध एकांकी मकड़ी का जाला का अध्ययन करेंगे। श्री जगदीश चंद्र माथुर का संपूर्ण लेखन उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक चिंतन से युक्त रहा है। उन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक दोनों प्रकार के कथानकों का सोद्देश्य निर्वाह किया है। वे जीवन में संयम और मर्यादा के पालन के समर्थक रहे हैं। इन्होंने एकांकियों में विचार प्रधान व्यवहारिक वातावरण की सृष्टि की है तथा मर्यादित और संतुलित जीवन इन्हें हमेशा से अभिप्रेत रहा है। उनके पात्र हास्य व्यंग्य शैली के माध्यम से किसी संदेश की ओर इंगित करते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने समाज सापेक्ष जीवन का आदर्श ग्रहण किया है, साथ ही सामाजिक विकृतियों पर आघात कर उनसे छुटकारा पाने की प्रेरणा भी दी है। एकांकी का प्रमुख पात्र भोलानाथ स्टार ट्रेडिंग कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है। उसके पास चंद्रभान का नाम का एक युवक नौकरी के लिए आता है। भोलानाथ उसे कानपुर वाली एजेंसी का असिस्टेंट मैनेजर नियुक्त कर देता है। भोलानाथ शर्तों के रूप में कहता है कि यदि वह रंगीन चश्मा पहनने का आदी हो तो उसे उठाकर रख दे और खुली धूप में नंगी आँखों से चीज़ों को देखने की आदत डाल ले। यदि कविता करता हो तो उनमें उमंगों को छोड़ दे। वह एक कठोर मालिक बने जिसके दिल में दया नहीं और जो सिर्फ काम लेना जानता हो। मिन्नतें जिस पर असर नहीं कर सकते, गाने और रोने पर जो मोहित नहीं होता हो। साथ ही जीवन में सदैव डरता रहे और जीवन को एक मशीन की तरह समझकर तत्परता के साथ बिना विचलित हुए नियत काम को करता रहे, वही उसके यहाँ नौकरी कर सकता है। भोलानाथ के उपदेश को सुनकर पहले तो चंद्रभान बड़ा परेशान हो जाता है। उसको घबराहट होती है और वह चला जाता है, परंतु उसके चारों ओर मकड़ी के जाली की भांति नौकरी का ऐसा जाल भोलानाथ फैला देता है कि वह सौंदर्य का पुजारी चंद्रभान उसके जाल में फंस जाता है और उसके स्वप्न भंग हो जाते हैं। अब भोलानाथ अर्धचेतना अवस्था में सोचने लगता है कि आज उसकी एक और विजय हो गई, क्योंकि उसने फिर एक भावुक एवं सौंदर्य प्रेमी युवक को अपने जाल में फंसा लिया है। अर्धचेतना अवस्था में उसे उसकी प्रेयसी कल्पना की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो उसकी भावुकता, सौंदर्य प्रियता एवं सहृदयता का स्मरण दिलाकर उसे कोसती है। उसे बताती है कि तुमने उन्नति प्राप्त करने के लिए दिल से प्यार को निर्वासित कर दिया है, सौंदर्य दृष्टि को अंधा कर दिया है। इस पर पहले भोलानाथ भी बड़ा भावुक था, परंतु गरीब था। इसलिए उसने सोचा था कि अमीर बनकर फिर प्रेम करूंगा, सौंदर्य की उपासना करूंगा और प्रिय के साथ मिलन का आनंद लूंगा, परंतु अमीर होते ही उसने इन सबको तिलांजलि दे दी। अब भोलानाथ जैसे ही चेतनावस्था में आता है, वैसे ही भावावेश में पहले तो क्लर्क से यही कहता है कि यदि चंद्रभान आए तो उससे कह दो कि यदि उसे बचना है तो वह दूर भाग जाए। परंतु जब उसका भावावेश समाप्त हो जाता है, तब वह यही कहता है कि मिस्टर चंद्रभान से कह दो कि कल 10 बजे कंपनी के दफ्तर में आकर मिले। काम उसे समझा दिया जाएगा। इस तरह यहाँ मनोवैज्ञानिक ढंग से भोलानाथ के जीवन का विश्लेषण करते हुए लेखक ने स्पष्ट किया है कि जीवन में उन्नति करने के लिए भले ही मनुष्य अपनी मधुर स्मृतियों का दमन कर दे, परंतु बाहर से कठोर बना रहे, फिर भी रागात्मक मनोभाव उस चेतना में दबे रहते हैं और समय समय पर प्रकट हो ही जाते हैं। यहाँ श्री जगदीश चंद्र माथुर ने इस एकांकी में उच्च वर्ग में बढ़ती हुई संवेदन शून्यता
को चित्रित करने का सुंदर प्रयास किया है। भोलानाथ इसी धनाढ्य वर्ग का प्रतिनिधि है जो धनोपार्जन के लिए अपनी भावनाओं पर कुठाराघात करने से भी नहीं चूकता है। उसके लिए धन और ऐश्वर्य से अधिक कोई सुंदर वस्तु नहीं है। अतः प्रेम, सौंदर्य और भावुकता आदि चिरंतर अनुभूतियाँ उसके लिए अर्थहीन हो जाती हैं। अपनी भावनाओं का गला दबाने में उसे संकोच नहीं होता। उसकी हर प्रवृत्ति के विषय में अर्धचेतन द्वारा कहे गए इन शब्दों से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। वो कहता है, हाँ, क्योंकि यह सब पाने के लिए तुमने अपनी सबसे बड़ी निधि को नष्ट किया। तुमने अपने दिल से प्यार को निर्वासित कर दिया, संगीत को फेंक निकाला, सौंदर्य दृष्टि को अंधा कर दिया और तुम समझे कि इस तरह तुम भावों के बहाव को हमेशा के लिए दबा सकोगे। उसका अवचेतन मन ही उसे इस संवेदना शून्य व्यवहार के लिए धिक्कारने लगता है। वह धन वैभव के रूप में अंधा होकर यह भूल जाता है कि ये शाश्वत भाव सदा के लिए दमित नहीं किए जा सकते। कभी कभी मनुष्य को इनसे साक्षात्कार करना ही पड़ता है। इसलिए भोलानाथ एक दिन स्वप्न में कमला कमला ठहरो मैं भी चलता हूँ कहने के लिए विवश हो जाता है। भोलानाथ अपने वैभव के मिथ्या अभिमान से आकंठ निमग्न है। वह अपने बड़प्पन और वैभव का वर्णन करने में संकोच नहीं करता। स्वप्न में अर्धचेतन के साथ हुई वार्ता में उसका यह अभिमान देखा जा सकता है, जैसे गरीबी की खंदक से मैं अमीरी के महल की चोटी तक पहुंचा हूँ। नौकरी की कामना से आए हुए नौजवान चंद्रभान को डराते समय भी उसका दम देखा जा सकता है। कहता है, मिस्टर चंद्रभान, अगर मेरी जगह कोई और मैनेजिंग डायरेक्टर होता तो इस बात को सुनकर आपको इस जगह बैठने भी ना देता। एकांकी का मुख्य पात्र यह भोलानाथ नए युग की यांत्रिक प्रवृत्ति का प्रतीक है। वह जीवन के सभी संबंधों को यांत्रिकता की तराजू में तोलना चाहता है। उसके लिए सभी प्रकार की भावनाओं को दबाकर यंत्रवत जीवन व्यतीत करता है। चंद्रभान को उपदेश देते समय उसकी मनोवृत्ति का परिचय हमें मिल जाता है और वह कहता है, समझो कि जिंदगी एक मशीन की तरह है। तुम्हारा काम नियत है, तत्परता के साथ बिना विचलित हुए सीधा सड़क पर बढ़ते जाओ। यहाँ एकांकीकार ने उद्देश्य के रूप में मकड़ी का जाला में सामाजिक विसंगतियों का भयावह चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें प्रदर्शित किया है कि झूठे दिखावे के लिए तथा कथित बड़े लोग किस प्रकार प्रगति और बड़प्पन का मुखौटा लगाकर अपनी भावनाओं और वास्तविक अनुभूतियों का दमन कर दिया करते हैं। इस तरह निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मकड़ी का जाला में एकांकीकार ने मनोवैज्ञानिक ढंग से धनिक वर्ग की मानसिकता का चित्रण किया है। एकांकी का उद्देश्य तथाकथित धनी वर्ग के जीवन की यांत्रिक मनोवृत्ति, संवेदन शून्यता, वैभव के प्रति मिथ्याभिमान का साक्षात्कार और इन विद्रूपताओं से समाज को सचेत करना रहा है। निसंदेह उद्देश्य की दृष्टि से मकड़ी का जाला एक सफल एकांकी कही जा सकती है। धन्यवाद।